नमस्कार दोस्तों, सुजानगढ़ एक्सक्लूसिव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की आज़ादी से 75 वर्ष बाद जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो केवल हमें किताबों और फिल्मों तक ही सीमित रह जाते हैं, परंतु कुछ लोग अब भी जीवित हैं उस समय चल रहे आंदोलन रूपी यज्ञ में जिन्होंने अपनी आहुति दी थी। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी सालासर के पास नौरंगसर गांव में रहने वाले हरिराम ढाका, जो 103 वर्षीय हमारे बीच में हैं, जिन्होंने रतनगढ़ के पास कांगड़ गांव में ठाकुर गोप सिंह के अत्याचार को सहा था। उनके साथी प्रजा परिषद के 7 सदस्य थे, जिनमें तत्कालीन गृह मंत्री प्रोफेसर केदार गंगानगर से थे, दीपचंद कस्बा पूर्व विधायक राजगढ़ के थे, हंसराज आर्य, जिन्होंने इस वक्त हूँ स्वतंत्रता सेनानी हरिराम जी ढाका के यहाँ पे गांव नौरंगसर में। सुबह सुबह का वक्त है। हरिराम जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनकी दैनिक दिनचर्या है, खेत से आते हैं, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर उनका खेत है, पैदल आते हैं। ये निरंतर दिनचर्या है। हाँ, 103 साल के हो चुके हैं, इनको दिखता भी है, इनके दांत भी सही है, बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उम्र का लिहाजा है। इनके बड़े पुत्र हैं भंवरलाल जी, रिटायर्ड टीचर हैं, प्रिंसिपल रहे हैं भंवरलाल जी ढाका, और उनके साथ आए हैं, पिता पुत्र की जोड़ी है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ की ये ऐसी शख्सियत है जो कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रही है। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में निकटवर्ती गांव नौरंगसर, जो सालासर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और ऐसा गांव जहां पे एक शख्सियत है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है हरिराम ढाका। उनके घर पे हूं मैं, उनके आवास पे हूं, उनके परिवार के बीच में हूं। हम पूरी बात तो उनके लड़के, जो बड़े लड़के हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं भंवरलाल जी ढाका, उनसे बातचीत करेंगे। इनकी दैनिक दिनचर्या कैसी है और कितने साल के हो गए हैं, इन्होंने किस तरह का स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहते हुए योगदान दिया है, जनता को बताएं। 1917-18 में इनका जन्म हुआ और श्री राम जी ढाका जो गांव के चौधरी थे, हमारे दादाजी, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। और उसके बाद में जब ये पढ़ने लायक हुए, उस टाइम पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, और उस रियासत टाइम के अंदर जाट जाति को पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी। इसलिए मेरे दादाजी राम जी ढाका ने अपना पर्सनल शेखावाटी से एक तुलसीराम जी शर्मा, ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे थे, उनको मास्टर रखा अपने गांव के अंदर। अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी तिबारी थी, जो पुराने सरकंडों की बनी हुई बहुत पुराना एक मकान, लंबा चौड़ा मकान होता था, उसमें स्कूल बनाई। उस स्कूल के अंदर इनको भी पढ़ाया और गांव के अन्य कई जो पढ़ने लायक बच्चे थे उनको भी पढ़ाया। इस तरह से इनकी प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा यहाँ गांव में हुई। और इसके बाद में और कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। सालासर में वैद्य प्रहलाद राय जी थे, वो ही पढ़ाई का काम भी करवाते थे और वैद्य का काम भी करते थे। एक ही बात काम थे वो, दोनों काम उनको वो एक ही करते प्रहलाद राय जी। वहाँ पर थोड़ी शिक्षा इन्होंने और ली और लगभग 6वीं-7वीं के लेवल की परीक्षा, उनकी शिक्षा वहाँ पर हो गई। फिर 8वीं के अंदर, 9वीं के अंदर एडमिशन लेने के लिए सुजानगढ़ पीसीबी हायर सेकेंडरी स्कूल में गए, तो वहाँ पर इनको ये कह करके मना कर दिया गया कि जाटों के लिए राज की तरफ से पढ़ने की कोई इजाज़त नहीं है, इसलिए आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते। ऐसा कह करके इनको मना कर दिया गया। तो फिर ये संगरिया स्वामी केशवानंद जी के वहाँ ग्रामोत्थान विद्यापीठ था, वहाँ पर गए। वहाँ पर अपनी पढ़ाई भी की और उद्योग का काम संभाला और गौशाला का काम भी संभाला। इसलिए उस संस्थान के अंदर काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। ऐसे करके इनकी लगभग 9वीं-10वीं के लेवल की पढ़ाई वहाँ पर हो गई। उस समय आज़ादी का टाइम था और बड़ा आंदोलन वगैरह चलते थे बहुत तेज़ी से देश की आज़ादी के लिए। तो उस धारा के अंदर ये भी बह गए। स्वामी केशवानंद जी ने भी इनको प्रेरित किया, और उस टाइम कुंभाराम जी आर्य, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे। शिक्षा को फैलाने के लिए
इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि आप गांव में जाओ। तो स्वामी केशवानंद जी के वहाँ जो लड़के पढ़े लिखे थे उन सबको गांव में स्कूलें खोलने के लिए भेजा। तो इनको भी रतनगढ़ किसान छात्रावास के रूप में वहाँ पर संस्था शुरू की गई। रतनगढ़ के अंदर पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई। बाहर गांव के किसानों के जो लड़के होते थे उनको पढ़ने की वहाँ व्यवस्था की, पढ़ाई शुरू की गई। एक तरह से स्कूल जचाई वहाँ पर, और जो बाहर से लड़के थे उनको पढ़ाई लिखाई का काम शुरू किया। उसी दरमियान आज़ादी का बड़ा दौर चल रहा था। तो आज़ादी के आंदोलनों में भी इधर उधर जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते थे ये लोग जाते। और उसी समय रतनगढ़ के पास में एक कांगड़ गांव है, कांगड़, जहाँ पर ठाकुर गोप सिंह जी थे और अपने बीकानेर महाराजा के मर्जीदाना थे, उनके पास ही रहते थे और इनको विशेष पावर दिए हुए थे। गोप सिंह जी नाम था ठाकर। उनको कहते हैं कि 10 आदमियों को मार दे, जहाँ तक तो उनकी कोई सुनाई नहीं थी, ऐसे पावर उनको दिए हुए थे। तो गोप सिंह जी कांगड़ के अंदर बहुत अत्याचार किए इन्होंने किसानों के साथ, बहुत लूटपाट, उनका किसी का हाथ तोड़ देना, सिर फोड़ देना, किसी का पैर तोड़ देना, मारा पीटे अपने आदमियों के द्वारा, अपने द्वारा इन्होंने करवाते और बहुत अत्याचार किए। तो इसकी शिकायत पहुंची बीकानेर तक। प्रजा परिषद थी उस टाइम, देश की आज़ादी से पहले, कांग्रेस से पहले की संस्था प्रजा परिषद थी, जिसका संगठन राज्य लेवल पर था। बीकानेर में इसका मेन संस्था थी। वहाँ पर इस अत्याचार के बारे में जब सूचना पहुँची तो प्रजा परिषद के जो वहाँ पर अध्यक्ष थे, हेड थे, उन्होंने 7 आदमियों का जत्था शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन के रूप में उनका विरोध करने के लिए इन्होंने वहाँ से 7 आदमियों का जत्था बना के भेजा प्रजा परिषद ने। उन 7 आदमियों में हरिराम ढाका और नौरंग सर, उसके बाद में नंबर 2 अपने सांसद राहुल जी के दादाजी श्री दीपचंद जी, मास्टर के नाम से थे वो भी, दीपचंद जी, उनको ये भी मास्टर के नाम से ही थे। हरिराम ढाका भी मास्टर जी के नाम से ही थे, क्योंकि स्कूल चलाते थे यहाँ रतनगढ़ के अंदर। 3 नंबर पर थे अपने केदार, प्रोफेसर केदार, जो अपने जनता पार्टी के राज में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर रहे हैं, वो थे। उसके बाद में हंसराज आर्य, जो भी गंगानगर से ही थे। इसलिए बीकानेर से इन्होंने एक डेपुटेशन बना के भेजा 7 आदमियों का विरोध प्रदर्शन करने के लिए। वो वहाँ से आए और कांगड़ गांव में गए। वहाँ पर इन्होंने शांतिपूर्वक इस अत्याचार का विरोध किया। तो इनको पकड़ लिया गया ठाकुर के द्वारा, आदमियों के द्वारा, और गढ़ में ले जा कर के उनको बुरी तरह से मारा पीटा। ऐसा मारा पीटा इनको कि वो बेहोश हो जाएं। जैसे बेहोश हो जाता उसको सप्पे होते थे पूछ के, पाले के, पाला डाला हुआ जो कांटों का था उसमें फेंक देते। जिसको होश आ गया वापस ले आए, फिर उनको डांगों से मारना पीटना ऐसा किया। तो ऐसे बारी बारी से उनको किया। तो उसी समय आंदोलन की लहर चल रही थी। तो गंगानगर से की तरफ से ऐसा एक अफवाह आई कि हज़ारों आदमी किसान जेड़ियाँ और लाठियाँ और मतलब गंडासियाँ लिए हुए आ रहे हैं और एक बड़ा भारी ग्रुप आ रहा है। तो ठाकुर साहब को थोड़ा भय लगा। तो उन्होंने कहा, इनको निकालो सबको। 7 आदमियों गाड़ी में डाला और मरणासन थे उनको रतनगढ़ के बाहर पिंजरापोड़ है, वहाँ पर डाल दिया। डाल करके वो चले गए। और तो वहाँ से फिर ये जैसे भी अपनी सुविधा बनी, हॉस्पिटल पहुँचे, जालान हॉस्पिटल, वहाँ पर अपने प्राथमिक चिकित्सा करवाई। और फिर जैसे जैसे ठीक हुए वैसे वैसे अपने गंतव्य पर पहुँचे। और इनका केंद्र स्थान तो रतनगढ़ ही था, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी भवन के नाम से, किसान छात्रावास के नाम से उन्होंने जो संस्था चालू की थी पढ़ाने के लिए, वो था ही। इन्होंने छोटा मोटा व्यापार भी वहाँ पर शुरू किया था। तो इनका केंद्र बिंदु रतनगढ़ था। अन्य जो थे वो अपने अपने गंतव्य पर गए। और उसके बाद में तो खूब आंदोलन चले, खूब मतलब आज़ादी के। किस तरह का सम्मान इनको मिला राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा? उसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा इनको काफ़ी टाइम के बाद में इंदिरा जी के टाइम में इनको नवाजा गया, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान दिया गया। और इससे सम्मान से इनको नवाजा गया और ये पुरस्कार इनको, ये समझ लो, ये सम्मान दिया गया, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन इनको दी गई। इसके लिए भी इच्छुक नहीं थे, हालांकि नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो अपने मान सिंह जी के लड़के यशपाल जी वकील साहब और मैंने कहा कि
कम से कम सरकार जो सम्मानित कर रही है उसको तो लेना चाहिए, वरना वो कालांतर में आगे जा कर के भूल ही जाएंगे, पता ही नहीं रहेगा। जिला स्तर पर भी सम्मानित रहे हैं जिला स्तर पर तो कई बार सम्मानित, राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं कई बार, राज्यपाल ने सम्मानित किया इनको जयपुर के अंदर। और इस अभी ये कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद में 3 बार सम्मानित कर दिया इनको। राजस्थान के राजधानी जयपुर में बुला कर के बिड़ला ऑडिटोरियम है, वहाँ पर एक तो गांधी जयंती पर, एक जो शहीद दिवस है गांधी जी जहाँ शहीद हुए थे जिस दिन, उस दिन, और एक और कोई अपने गांधी जी के विचारों के विचारक थे वो आए थे, उस टाइम वहाँ पर प्रोग्राम था, तो उस टाइम भी इनको वहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया। तो इस तरह से बार बार इनको सम्मानित जहाँ कहीं भी मौका पड़ता है राज्य सरकार की तरफ से। जिला पर तो 26 जनवरी 15 अगस्त हर बार कलेक्टर का इन्विटेशन आता ही आता है, और विशेष प्रयास करके बुलाते हैं इनको, फ़ोन भी करते हैं कि इनको लेके आओ, सम्मानित करेंगे। मंत्री जी और जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, सब लोग मिलकर के इनको सम्मानित करते हैं हर बार। दिनचर्या कैसी है इनकी? इनकी दिनचर्या ऐसी कि सुबह उठते हैं लगभग 5 बजे, और उठते ही जंगल वंगल जाते हैं, शौच आदि से निवृत्त होते हैं, फिर अपने सामने ही खेत है, मकान के सामने ही, उस पर एक हमने ट्रैक सा बना रखा है चलने के लिए, तो वहाँ पर उस ग्राउंड के 2 चक्कर निकालते हैं ये, और अपना करते हैं, फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद में बिस्कुट चाय लेते हैं, फिर आराम करते हैं, नहा धोई होती है, 10-11 बजे फिर उनका होता है नाश्ता टाइप, और दोपहर में फिर नाश्ता। जनप्रतिनिधि तो रहे हैं ये, मतलब सरपंच रहे हैं, साला सरपंच। सबसे पहले जब पंचायत बनी थी तो पहले पंचायत के यहाँ पर ये 13 गांव थे साला सरपंचायत के अंतर्गत। उन 13 गांव के सरपंच सबसे पहले यही बने थे, और इसके बाद लगातार 2-3 बार इस पंचायत की ये सरपंच आए हैं। उनके बाद में एक कोई केस मुकदमा था जो उनको लगा दिया था, तो वो मतलब पार्टीबाजी के हिसाब से उसमें अंडर कस्टडी हो गए, और वहाँ से फिर बाइज्जत बरी होकर के आए। तो फिर अपने पंचायत समिति के जो प्रशासनिक कमेटी है उसके अध्यक्ष बने ये, और उसके बाद में जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर रहते आए हैं, और इस तरह से इनका ये जीवन बहुत सक्रिय जीवन रहा है। और आज़ादी के लिए खूब लड़ाई की, किसानों के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपना रखा। जो बैकवर्ड थे जैसे हरिजन वगैरह हैं, उनके लिए बहुत संघर्ष किया इन्होंने, मेघवालों के लिए, अन्य जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए इन्होंने, मतलब एक हमारे गांव के अंदर पहले मेघवालों को, एक शेड्यूल कास्ट को कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे, तो हमारे गांव में भी नहीं चढ़ने देते थे। इसलिए जब ये सरपंच बने तो मेघवालों के लिए अलग से कुआं इन्होंने अपने तरफ से बनवाया, उन्होंने पंचायत की तरफ से इनके कार्यकाल में बना है, जिसको हरिजनों का कुआं कहते हैं, मेघवालों का कुआं कहते हैं। और संयोग की बात है कि देखो इन्होंने जो कुआं बनाया उसके अंदर पानी एकदम मीठा निकला, तो फिर जो गांव वाले इनको चढ़ने नहीं देते थे, उसी कुएं से सब लोग पानी पीने लगे, क्योंकि पानी मीठा था, इसलिए क्या करें। तो ऐसा जी राष्ट्रपति थे उस टाइम किसी कार्यक्रम में जयपुर आए हुए थे, और उन्होंने पूछा कि इस असेंबली के अंदर विधानसभा में कोई स्वतंत्रता सेनानी भी है क्या, एमएलए? तो बोला कि पता लगा उनको कि कोई नहीं है। तो उन्होंने बड़ा कहा कि स्वतंत्रता सेनानी एक भी नहीं है इतने बड़े राजस्थान के अंदर। बोले मैं राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं अन्य भी सबको मैं इनवाइट करूंगा, बोले दिल्ली। तो इन्हों को वहाँ दिल्ली बुलाया उन्होंने और सम्मानित किया उन्होंने। ज्ञानी झैल सिंह जी ने बड़ा इनको सम्मान दिया, और उन्होंने कहा कि इनके बदौलत ही तो देश आज़ाद हुआ। ये भी जब इतनी बड़ी विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है, ये तो बड़ी सोचनीय बात है, बोला। तो इस तरह से ज्ञानी झैल सिंह जी ने इस बात को खूब वेटेज दिया, क्योंकि ज्ञानी झैल सिंह जी इस कड़ी से निकले हुए थे, इसलिए बात को उनको थोड़ा सा ध्यान था, उन्होंने इस बात को महसूस किया। तो इस तरह से उन्होंने भी इनको बुला करके वहाँ सम्मानित। इस तरह से ज्ञानी झैल सिंह ने उनको बुलाया, स्वतंत्रता सेनानी हरिराम जी ढाका को। मैं बताना चाहता हूँ कि एक गौरव की बात है, स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच में हैं, 103 साल के हो चुके हैं, स्वस्थ हैं, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की उस समय में जब देश आज़ाद हुआ था। और इनकी मेहनत के साथ इनके साथ थे प्रोफेसर केदार, जो कि गंगानगर से थे और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे।
ये थे हमारे बीच में एक परिवार जो कि आज है, जिनके मुख्य रूप में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हरिराम जी ढाका हमारे बीच में है ना। स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं हमारे बीच में, टीचर हैं सरकारी स्कूल में, हम उनसे बातचीत करेंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप अपना नाम बताते हुए। मेरा नाम बलदेव सिंह ढाका है। मैं सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ, अध्यापक के पद पर सरकारी स्कूल में। और राजस्थान में जितने भी एचएम्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग से भी एसआरजी के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। मैं दादाजी के साथ खूब रहा हूँ। दादाजी के अभी 5 लड़के 5 लड़कियाँ, मेरे 4 बुआजी हैं, पिताजी सहित 5 भाई हैं। दादाजी का भरा पूरा परिवार है, पोत्र पोत्रियाँ, दोइते दोइती सब मिला करके लंबा चौड़ा परिवार है दादाजी का। और मैं इनके साथ रहता था बचपन से, तो आज़ादी की कहानियाँ मेरे को खूब बताते थे। इनके दोस्त भी मेरे साथ रहे थे और बहुत सी, जैसे इस तरह से कांगड़ कांड भी इनका मुख्य कांड था, जिसमें जागीरदारों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। उस टाइम अंग्रेज़ और जागीरदार शोषण कर रहे थे, शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और कई बार तो ये कहते हैं कि एक बार तो इनकी शादी का जो समारोह हो रहा था, दादाजी बताते थे कि उस टाइम भी वो घर के शादी के माहौल को छोड़ के आज़ादी के संघर्ष में घर से निकल गए। घर वालों को पता ही नहीं चला, मेरे परदादाजी थे उनको पता ही नहीं चला, और घर से निकल गए आज़ादी के लिए। वो शादी का प्रोग्राम था, वो भी धरा रह गया। तो बचपन से ही इनके जोश और जुनून था देश के लिए। और अब भी कई बार जैसे मैं पूछता हूँ कि दादाजी बताइए आप, तो लेकिन अब इनको पूरी मेमोरी नहीं रही है। अब भारत माता की जय, जय हिंद बोल करके समाप्त कर देते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद बोल के समाप्त कर देते हैं। ये जज्बा अभी भी कायम है हरिराम जी ढाका में। ये जो जबानी बताई है इनके पोते ने, ये सलाम के लायक हैं। सुजानगढ़ में ऐसी शख्सियत हैं। सरपंच हैं सोनलाल जी ढाका, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। ये इस गांव के हैं और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के आवास पे आए हैं। किस तरह से इनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे? जी, ऐसा है कि ये हमारे चूरू जिले के गौरव हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी थी और इनको कई दफ़ा मतलब मंत्री, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, राष्ट्रपति स्तर पे इनको सम्मानित किया गया। और इन्होंने बड़ा देश के लिए योगदान दिया। और इनके कर्तव्य निष्ठों को देखते हुए कि हम ये चाहते हैं कि मतलब इनकी प्रेरणा लेकर चलें और इस देश के भविष्य के लिए इनकी सानिध्य में काम करें और इनकी प्रेरणा लेकर के ही हम आगे बढ़ें। इनकी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, युवाओं के लिए भी संदेश हैं। एक ऐसी शख्सियत हरिराम जी ढाका, इनसे जिन्होंने ऐसा काम किया पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। उप सरपंच के साथ शैलेंद्र लाटा, गांव नौरंगसर से।